हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग रेलवे साइंस जो कर रहे हैं उसी के क्रम में आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक जानकारी देना है कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी तक जो है 3 वीडियो आ चुका है और ये आज चौथा वीडियो है। तो आप पिछला वीडियो तीनों नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे साइंस 2025 के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ सभी वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, ठीक ना। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ये नॉलेज वर्ल्ड, इसी पर जो है आपको नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ, हमारे टेलीग्राम चैनल है आपको नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ इसी पर अपलोड कर दिया गया, ठीक ना। और देखिए आप जो है हमारे चैनल में 824 सब्सक्राइबर अभी जो है, ठीक ना। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों में, आपके पास जितना बेस्ट ग्रुप है, ताकि ये सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 1000 फुट जाए, ठीक ना। यानी कि ये 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी आप लोग का पुराने का टारगेट है, ठीक। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर है, ठीक है। कोई एक गोलीय दर्पण है, ठीक, उसका वक्रता त्रिज्या जो है ये क्या है, तो आर। आर क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक। वक्रता त्रिज्या आर है। यदि वस्तु की दूरी u है, वस्तु को दूरी को u से डिनोट किया था u है, और प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इसके बीच सही संबंध को दर्शाइए, ठीक। तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या जो होती है ये आपको फोकस दूरी का दोगुना होता है, यानी कि r बराबर आपको 2f होता है, ठीक। जब हम f निकालेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि f का वैल्यू हमको आया r/2, ठीक। अब इसको देखिए ध्यान में रखना है। अब देखिए दर्पण का फॉर्मूला क्या कहता है कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना। यहाँ f की जगह हम r/2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम vu और ऊपर में आ जाएगा v प्लस u आ जाएगा, ठीक। और बराबर में 1/f की जगह लिखेंगे r/2 तो r और 2 चला जाएगा आपको ऊपर, ठीक। जब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, तो आप देखिए तो यहाँ जाएगा आपको r इंटू v प्लस u बराबर आ जाएगा आपको 2vu, ठीक। 2vu आ जाएगा। जब इसको हम आगे करेंगे तो यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा आपको v प्लस u बटा 2vu, ठीक। क्या आ जाएगा, v प्लस u बटा 2vu आ जाएगा, ठीक। ये देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC क्या कहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में यानी कि CFC के बारे में कहा है कि CFC निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया है। यानी कि वैसा रेफ्रिजरेटर नहीं, वैसा फ्रिज जो कि CFC जिसमें प्रयोग नहीं होता है, उस प्रकार का फ्रिज का है ना प्रयोग करना सौंसे विश्व में अनिवार्य कर दिया। और यह ओजोन के क्षरण को रोकने में सहायता होता है, क्योंकि देखिए ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसमें CFC का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसी कारण से जो है रेफ्रिजरेटर में बिना CFC वाला रेफ्रिजरेटर का अनिवार्य कर दिया है पूरे विश्व में, ठीक ना। यानी कि CFC वाला रेफ्रिजरेटर पर रोक लगा दिया गया। तो क्यों लगा दिया गया, और ये CFC जो है कैसे ओजोन परत को क्षरण करता है और ये कैसे ओजोन परत को बचाने में सहायता करेगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। देखिए ए नंबर में दिया कि ये ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CFC के निर्गमन को कम करेगा। सही बात है, यही तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो है आपको ओजोन अणु जो होगा CFC जो है ये ओजोन अणु को निर्गमन का अभिक्रिया करके वाले को CFC के निर्गमन को ये कम करेगा, ठीक ना। तो इससे ये सहायक है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुल डैश तत्वों में से डैश तत्व खोजा प्रयोगशाला के माध्यम से गई, यानी कि टोटल अभी तक कितना तत्व ज्ञात है। देखिए अभी तक टोटल जो है 118 तत्व ज्ञात है। कितना है, तो 118 तत्व ज्ञात है। उस तत्वों में से कितना है जो कि प्रयोगशाला में खोजा गया है, तो प्रयोगशाला में जो है ये आपको 24 गो तत्व खोजा गया है 118 में से। तो जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। यानी कि 118 और 24 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक तार है हमारे पास, ठीक। एक तार है जिसका प्रतिरोध यानी कि आर का वैल्यू आपको दे दिया है, क्या चीज़,
तो ये दिया है आपको 2 ओम, ठीक। आर का वैल्यू आपको 2 ओम दे दिया है और चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इनकी धारा को हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई का वैल्यू क्या दिया है, तो ये 5 एम्पीयर दिया है, ठीक। तो चालक के सिरों पर विभवांतर हमसे पूछा है, यानी कि भी हमसे पूछा है, तो ये भी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। देखिए ओम का नियम से क्या निकलता है, एक फॉर्मूला भी बराबर आई आर निकलता है, ठीक है। इसी फार्मूला से जो ये निकलेगा, भी क्या यहाँ विभवांतर है, आई धारा है और आर क्या है, तो ये प्रतिरोध है, ठीक। तो भी हमको निकालना ही है, तो भी बराबर आई का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 एम्पियर गुना आर का वैल्यू 2 ओम दिया है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि जनन में मूल घटना क्या है, यानी कि जनन जो होता है इसमें मूल घटना क्या है। देखिए जो जनन है इसका मूल घटना जो ये आपको डीएनए की प्रकृति का निर्माण करना होता है, ठीक ना, जो कि आपको ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन को त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है, ठीक ना। जो हाइड्रोजन को त्याग करेगा ये उसको क्या करेंगे, वो ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक ना, यानी कि ऑक्सीकृत हुआ है, ठीक। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है हम उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें जो है ना ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी, ये ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीडेशन में, यानी कि ऑक्सीकरण में, ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। दूसरा बात क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन की संख्या में कमी आती है, ठीक है। क्या होता है ये, तो हाइड्रोजन कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और तत्वों का परमाणु जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक ना। तत्वों का परमाणु जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है, कौन, तो तत्वों का परमाणु, ठीक। अब देखिए चौथा बात क्या होता है, इसकी संयोजकता में वृद्धि होती है। क्या होती है, तो इसकी संयोजकता में भी वृद्धि होती है, यानी कि इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी जो है ये भी इसका बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें भी जो है ना आपको वृद्धि होती है, ठीक ना। ये सब चीज़ होती है। तो ये किस अभिक्रिया में होती है, ये इसमें क्या कह रहा है कि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन को त्याग करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को ये त्याग करेगा, यानी कि उस पदार्थ का क्या, तो उस पदार्थ का ऑक्सीकृत का हुआ कहा जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि NaOH के एक अम्ल की 5 ml मात्रा है, ठीक। देखिए हमारे पास जो है आपको NaOH का 1 बिलियन है, ठीक है, NaOH है, ठीक। NaOH ये कितना मात्रा में है, तो यह आपको 5 ml में है, ठीक है, 5 ml मात्रा है, ठीक। और HCl के एक दिए हुए बिलियन 5 ml मात्रा में पूर्णतः उदासीन कर देती है। देखिए एक हमारे पास HCl भी है, ठीक है, HCl जो है ये भी 5 ml ही है। यानी क्या है कि जब हम दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है, तो उदासीन कर देता है। ये क्या कर देता है, तो विलयन को उदासीन कर देता है, ठीक ना, विलयन को उदासीन कर देता है। तो यहाँ आगे क्या कहा है, उदासीनीकृत होता है। यह देखिए आपको प्रश्न में ही कहा है कि दोनों को जब हम 5 ml मिलाते हैं दोनों उदासीनीकृत हो जाता है। तो हम NaOH के उसी विलयन के 10 मिलीग्राम मात्रा लेते हैं, ठीक ना। पुनः जो हमको NaOH ही लेना है, उसी का विलयन है, सिर्फ मात्रा बढ़ा देना है, कितना, तो 10 ml हमको लेना है, ठीक है। तो 10 ml लेंगे और इसमें उदासीनीकृत करने के लिए HCl कितना आवश्यकता है, यानी कि समान मात्रा मिलाएंगे तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। तो पुनः हम इसमें HCl को कितना मिला देंगे, तो HCl को भी हम 10 ml मिला देंगे तो ये उदासीनीकृत हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। तो ये 10 ml हमको मिलाना होगा। देखिए किस ऑप्शन में जाए, 10 नंबर, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10 ml, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, ठीक है, यानी कि कोशिका का कौन सा अंग है जिसमें क्या होता है कि आपको ग्लूकोज से पायरुवेट, देखिए ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण जो होता है ये आपको कोशिका द्रव में होता है, ठीक ना, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। कोशिका द्रव में क्या होता है, आपको ग्लूकोज से जो है आपको पायरुवेट अम्ल बदलता है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है। और ये जो ग्लूकोज जो है आपको पायरुवेट अम्ल बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस,
लाइसिस आपको इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जंतु प्रजनन यानी कि एनिमल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है, यानी कि हमको गलत कथन को चुनना है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। नहीं, ये गलत बात दिया हुआ है, ये तो गलत ही हमको चुनने का है, तो यही इसका उत्तर है कि ये गलत है। ठीक है, तो मानव मादा में जो अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होगा, ये गर्भाशय में नहीं होकर के ये कहाँ होता है, तो फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक ना, ये फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, तो ये गलत दिया हुआ है, तो गलत है। अब देखिए बी में कहा है कि अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है, यानी कि अमीबा में 2 कोशिका, तो ये सही है। ठीक है, सी में कहा है कि शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, ये भी सही है। डी में कहा है कि पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है, ये भी सही है। ये हमसे गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन देखिए ए नंबर है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल और गैस क्वार्क, यानी कि जल है और गैस क्वार्क, जल और गैस जो है ये क्वार्क को पार नहीं कर पाती है। ठीक ना, यानी कि कोई भी क्वार्क है, ठीक ना, ये क्वार्क है, इस क्वार्क में जो है ना आपको जल और गैस जो है इसको पार नहीं कर पाती। ठीक ना, जल एंड गैस जो है इस क्वार्क को पार नहीं कर पाती है। तो क्यों क्यों नहीं कर पाती है, इस कोशिका में क्या पाया जाता है जो ये पार नहीं कर पाती है, तो इसको हमको बताना है। ठीक है, देखिए क्वार्क जो होती है, ये देखिए पेड़ पौधा में आप देखेंगे ऊपर वाला जो छाल रहता है ये क्वार्क ऐसे ऐसे, तो यही क्या होता है, तो क्वार्क होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें क्या रहता है जो कि ये जो आपको जल और गैस को नहीं जाने देता है अंदर, तो इसमें सुबेरिन रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है सुबेरिन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुबेरिन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये देखिए धोवन सोडा, धोवन सोडा देखिए सबसे पहले रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, ये होता है आपको Na2CO3 इंटू 10H2 Na2CO3 इंटू 10H2, यानी कि Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और 10H2 यानी कि डेकाहाइड्रेट। ठीक ना, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा इसका रासायनिक नाम। ठीक, तो इसका उत्तर को आ जाएगा ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक ना, अगर आपसे पूछेगा कि धोवन सोडा जो होता है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो पीएच वैल्यू इसका 11 होता है। ठीक ना, 11 है, तो इसका मतलब ये क्षारीय होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण 2 माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेरेंस पर 45 डिग्री के आपतन कोण को आपतित होती है और इसके अपवर्तन कोण 30 डिग्री होते हैं, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए एक प्रकाश की किरण है, 2 माध्यम में पृथक होता है। देखिए एक माध्यम ऊपर है, ये एक पहला माध्यम, और एक है आपको ये दूसरा माध्यम। ठीक है, ये प्रकाश की किरण एक आ रहा है, तो माध्यम पृथक करने वाले प्रकाश में जो है आपको आपतन कोण 45 डिग्री है। ठीक, सबसे पहले देखिए कि ये अभिलंब है। ठीक है, जब देखिए प्रकाश की किरण जो आएगी ये है आपतित किरण, देखिए, और ये क्या है, तो अपवर्तित किरण, यानी क्या है, ये जो है ना आपको 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये, यानी कि आपतन कोण क्या है आपको 45 डिग्री है। ठीक, यानी कि ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच की कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए आपको अपवर्तन कोण जो है आपको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक ना, अपवर्तन कोण 30 डिग्री यानी कि उससे छोटा होगा हमेशा, तो ये थोड़ा नीचे झुकेगा। ठीक ना, तो ये क्या है, तो ये 30 डिग्री है। ठीक, देखिए इससे आपको क्या पता चलता है कि आपतन कोण जो है आपको 45 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री, यानी कि उससे कम बनाए, यानी कि ये किरण देखिए क्या हो गया, जाना था इसको ऐसे सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, तो ये अभिलंब की ओर झुक गया, यानी क्या हुआ कि आपको सघन माध्यम है। नीचे वाला माध्यम क्या है, यानी कि दूसरा नंबर माध्यम ये सघन है, और ये क्या है, विरल है, यानी कि विरल से सघन में ये गया है आपको प्रकाश की किरण। ठीक है, तो आपको क्या हमसे पूछा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन क्या होगा। देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष जो है आपको दूसरे माध्यम का अपवर्तन क्या होता है, तो ये होता है म्यू बराबर होता है आपको साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, तो साइन आई यहाँ पर क्या देगा, तो साइन आई की जगह 45 हो जाएगा, यानी कि इंसिडेंस रे जो यानी कि आपतन कोण ये 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री बटा साइन आर की जगह हो जाएगा आपको 30 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है आपको 1/√2 होता है, और बटा में हो जाएगा आपको साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 1/2 होता है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2/√2 आ जाएगा। ठीक ना, देखिए 2/√2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन में ये
2/√2 नहीं दिया है, तो इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो √2 से ऊपर भी गुना करेंगे और √2 से नीचे भी गुना करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा आपको 2√2 बटा √2 गुना √2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू हमको क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको √2 सिर्फ बचेगा, तो इसका सही उत्तर √2 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वास रंध्र निम्न में से किस प्राणी में पाए जाते हैं, कि श्वास रंध्र जो होता है, श्वास रंध्र जिसको ट्रेकिया कहा जाता है, ये ट्रेकिया जो है किस में पाया जाता है, ट्रेकिया जो है आपको तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तिलचट्टा। तिलचट्टा में जो है श्वास रंध्र यानी कि ट्रेकिया पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए क्या सहायक होता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो ये आपको देखिए लेफ्ट आलिंद है और ये राइट आलिंद है और नीचे देखिए राइट बिल है और ये लेफ्ट बिल है। ठीक ना, अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो ब्लू वाला जो है ये आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। ठीक नहीं, ये है आपको ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और रेड वाला क्या है, तो ये इसमें जो ऑक्सीजन रहित है यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों को देखिए अलग कौन कर रहा है, तो ये बीच में एक क्या होता है, आपको एक भित्ति होता है, यानी कि कक्षकों के बीच में क्या होता है, एक भित्ति होता है, ये भित्ति होता है, ये इन दोनों को अलग करके रखा हुआ है, तो ये भित्ति ही इसको अलग करा है। ये हमसे पूछा है, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाओं को की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्देशित होती है कैसे। देखिए सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय बल रेखा कैसी होती है। ठीक, देखिए एक बार चुंबक है। ठीक है, ये क्या है, आपको बार चुंबक है, इसमें एक पोल है नॉर्थ पोल, एक पोल है साउथ पोल। ये क्या है आपको, ये है नॉर्थ पोल और इस साइड है आपको साउथ पोल। ठीक, देखिए बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है नॉर्थ से निकलती है और ये साउथ में घुसती है। ठीक है, नॉर्थ से निकली साउथ में घूमी। दूसरा विद्युत ये चुंबकीय बल रेखा नॉर्थ से निकली साउथ में घुसी, इस नीचे भी नॉर्थ से निकलता है और साउथ में घूमता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में घुसता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से निकला और ये साउथ में गया। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है और ये साउथ में जाता है। ठीक है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है कि चुंबक के अंदर जो है ये साउथ से नॉर्थ में जाती है चुंबकीय बल रेखा। ठीक, कैसे जाती है, तो ये साउथ से नॉर्थ में जाती है। यहाँ देखिए हमको कहाँ से कहाँ पर पूछा है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर अंदर कैसी होती है, तो साउथ से नॉर्थ यानी कि दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं, यानी कि आयनिक यौगिकों के लिए गलत कथन हमको बताना है। ठीक है, देखिए आयनिक यौगिक का कुछ गुण है, सभी को सबसे पहले हम देख लेते हैं तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला गुण है कि यह बहुत ही प्रबल यौगिक होता है, यानी कि आयनिक यौगिक क्या होता है, ये बहुत ही प्रबल होता है। दूसरा है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, जितना भी आयनिक यौगिक है ये ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत का कुचालक है, यानी कि विद्युत जो है इसमें प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, और यह द्रवित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और ये ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत का कुचालक, और द्रव अवस्था होगा इसमें सुचालक होगा। और यह जल में घुलनशील होता है, जितना भी जो है आपको है आपको कौन सा यौगिक, तो आयनिक यौगिक जो क्या होता है ये जल में घुलनशील होता है। और यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होता है, कि जल में घुलनशील होगा लेकिन कार्बनिक विलायक जो है उसमें ये अघुलनशील होगा। और इसका क्वथनांक एवं गलनांक जो है दोनों उच्च होता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला का है कि देखिए हमसे क्या पूछा है कि सत्य नहीं गलत हमको चुनना है। पहला का है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। देखिए यहाँ आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यानी कि ये गलत है। ठीक, ये गलत है, उच्च होता है लेकिन यह निम्न का है तो ये गलत है। 2 नंबर में कहा है कि आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा है कि आयनिक यौगिक क्या होता है, भंगुर होता है और दाब होने पर टूट नहीं, ये सही है। ठीक नहीं, आयनिक यौगिक क्या होता है, ये भंगुर भी होता है और दाब आरोपित होने पर ये टुकड़े टुकड़े में आपको टूट भी जाता है, तो ये सही है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्या है, तो सही है। अब 3 नंबर में कहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, तो ये 3 भी सही है। ठीक है, 4 नंबर में कहा है कि आयनिक यौगिक
गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, यानी कि गलित अवस्था, यानी कि ये जो है आपको किस अवस्था होता है, गलित अवस्था यानी कि द्रवित अवस्था होता है, इसमें विद्युत का चालन करता है यानी कि सुचालक होता है, तो ये भी सही है। यानी कि 2, 3 और 4 सही है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, तो सत्य नहीं यानी कि गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन केवल एक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम को पहचान कीजिए। ठीक, देखिए आवर्त सारणी में क्या होता है कि जब हम आवर्त में जाते हैं बाएं से दाएं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि आवर्त में हमको जाना है, बाएं से दाएं जाना है हमको आवर्त में, ये क्या हो जाएगा आपको, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, क्या होगी, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, बी नंबर क्या है, देखिए बोरोन है, यहाँ क्या है आपको, तो बोरोन है, देखिए बोरोन कहाँ है, तो यहाँ है बोरोन, ये है बोरोन। उसके बाद है आपको नाइट्रोजन, देखिए आगे जाके नाइट्रोजन भी है। उसके बाद है ऑक्सीजन, आगे भी ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन, यानी कि सेम आवर्त में है और ये बाएं से दाएं जा रहा है। ठीक ना, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हुए चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये सही है। ठीक है, अब देखिए सीम का है कि Na, Mg, एल्युमिनियम, फास्फोरस, आर्गन। देखिए सोडियम यहाँ है, मैग्नीशियम यहाँ है, यहाँ एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है, उसके बाद फास्फोरस और आर्गन देखिए आगे है, यानी कि इसी आवर्त में है सारा तत्व जो है, और आगे की ओर ही है, यानी कि ये बढ़ते हुए होगा और बढ़ते हुए क्रम में संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम होगा। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते क्रम में, ये भी क्रम सही है। ठीक है, डी नंबर का है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक, देखिए लिथियम यहाँ है, बेरिलियम यहाँ है और देखिए बोरोन यहाँ है और यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि सेम आवर्त में, यानी कि दूसरा आवर्त में ही सब तत्व है और ये बाएं से दाएं ही है। ठीक, इनकी बढ़ते हुए क्रम होगा तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए क्रम है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ये देखिए एल्युमिनियम है, देखिए एल्युमिनियम यहाँ है, उसके बाद देखिए फास्फोरस यहाँ, ये दोनों तो सही है। ठीक है, अब देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन देखिए पुनः फिर पीछे आ गया, फास्फोरस एक पीछे आ गया, फिर देखिए सल्फर फिर आगे चला गया, फिर क्लोरीन देखिए आगे चला, लेकिन एक सिलिकॉन ही गड़बड़ाया है। ठीक ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपको गलत क्रम है दिया हुआ है। ठीक, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में जाती है, यानी कि जो जल माध्यम है उसका अपवर्तनांक जो है आपको 1.33 दे दिया है। इस प्रकार जाते हैं कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री होती है, तो अनुपात साइन y बटा साइन x का मान हमको पाया। देखिए एक किरण है, ठीक ना, वायु से जल में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं डायग्राम से पहले समझते हैं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, तो नीचे क्या है आपको जल है। ठीक है, नीचे क्या है आपको जल है, ऊपर में आपको वायु है। ठीक ना, ये क्या है, तो जल है और ऊपर में वायु है। क्या ऊपर में, तो वायु है। ठीक है, ऊपर में वायु है। देखिए ये क्या है आपको, तो ये अभिलंब है। एक प्रकाश की किरण जब आएगी, देखिए विरल हो गया, ऊपर वायु है नीचे जल है, तो ये विरल हो गया। विरल से जब सघन में प्रकाश की किरण जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगा। ठीक है, देखिए इसको जाना था ऐसे, सीधा जाती तो ऐसे जाती, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। तो देखिए यहाँ हमको क्या दिया है कि प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाते हैं कि आपतन कोण x डिग्री। आपतन कोण किसको कहते हैं, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा उसको आपतन कोण कहेंगे। तो ये आपतन कोण हो गया जिसको हम x डिग्री हमको दिया हुआ है। ठीक, आपतन कोण x डिग्री है। और अपवर्तन कोण y है। अपवर्तन कोण किसको कहेंगे कि जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है यही अपवर्तन कोण है। ठीक, तो जो कि आपको y दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हमको अपवर्तनांक भी दे दिया है 1.3, यानी कि अपवर्तनांक हमको दे दिया है 1.3, यानी कि अपवर्तन क्या होता है म्यू बराबर, तो साइन आई बटा साइन आर, यहाँ साइन आई की जगह साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि म्यू बराबर साइन एक्स बटा साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है, तो यहाँ साइन वाई बटा साइन एक्स पूछा है। जब हम साइन वाई बटा साइन एक्स लिखेंगे, यानी कि साइन वाई बटा साइन एक्स लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 बटा म्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हमको म्यू यानी कि अपवर्तनांक को क्या दिया 1.3 दिया हुआ है, तो यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 1.3, इसका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया। देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि देखिए जब हम देखिए मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, ये तीनों को जो है हम 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि अंगूठा जो होता है ना, ये आपको बल को दिशा बताती है, ठीक है, और तर्जनी जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा क्या करती है कि ये प्रेरित विद्युत धारा का ये उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी यहाँ समझ क्या पूछा है, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। इस सब के बीच जो है ना कोण जो होता है, चालक गति के बीच कोण क्या होता है, तो ये होता है समकोण होता है, समकोण पर रखते हैं तीनों उंगली को, तो ये क्या होता है, तो 90 डिग्री किसका होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है, ठीक। तो इस सब में से कौन सा यौगिक है जिसका क्वथनांक जो है आपको अधिकतम होगा, तो क्वथनांक जो है आपको ये एसिटिक अम्ल का सबसे अधिकतम है इस सब में से, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, ठीक ना। तो एसिटिक अम्ल जो है इसका क्वथनांक कितना होता है, ये होता है आपको 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ देखिए एथेनॉल, एथेनॉल का क्या होता है, ये होता है आपको 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस, और क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका होता है आपको 61.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। सबसे अधिक एसिटिलीन का ही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि क्रमशः एक है 2 ओम का प्रतिरोध आपके पास है, एक है 3 ओम का प्रतिरोध, क्योंकि 2 ओम इसको R1 और 3 ओम है R2 है, ठीक ना। और ये 15 वोल्ट के स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ते हैं। देखिए पहला प्रतिरोध क्या है, तो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, ये पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए पुनः एक दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है। दोनों कैसा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कितना वोल्ट के बैटरी के साथ, तो ये बैटरी है आपको, एक है निगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए। और ये कितना है, तो ये 15 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये पहला प्रतिरोध जो है ये R1, इसका वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है आपको 2 ओम, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा प्रतिरोध जो है ये आपको R2, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो ये 3 ओम दिया हुआ है, ठीक। कितना दिया हुआ है, तो 3 ओम दिया हुआ है, ठीक। और दोनों को ये श्रेणी क्रम में समझता है, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी कि R2 जो होता है इसमें प्रवाहित धारा का मान पूछा है, ठीक। सबसे पहले देखिए श्रेणी क्रम संयोजन है, तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ये R समतुल्य बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि R1 कितना हुआ, दिया हुआ है 2 ओम, प्लस R2 दिया हुआ है 3 ओम, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 ओम हो जाएगा टोटल प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि दोनों को जब हम मिला के देखिए फोटो बनाएंगे तो कैसा बनेगा फोटो, उसको देखते हैं। देखिए एक प्रतिरोध ऐसे जुटेगा, ये दोनों मिल करके कितना 5 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा, और ये आपको 15 वोल्ट का बैटरी से जुड़ा रहेगा, ठीक। ये जो है आपको 5 वोल्ट का 5 ओम का बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमको धारा निकालेंगे, तो धारा देखिए ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो यहाँ हमको धारा यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, यानी कि V हमको है 15 और R का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा धारा, तो यहाँ आपको 3 एम्पियर धारा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध में जो है ना आपको धारा का मान समान होता है और वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कि 2 ओम प्रतिरोध में जितना धारा जाएगा उतना ही धारा जो है आपको 3 ओम प्रतिरोध में जाएगा। यहाँ हमको किसके बारे में, R2 बारे में, कि 3 ओम बारे में पूछा, नहीं कि धारा तो दोनों में सेम ही जाएगा, लेकिन विभवांतर अगर पूछा तो अलग अलग होता, दोनों को अलग अलग निकालना होता, ठीक। तो यहाँ जो है आपको धारा पूछा है, तो धारा 3 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 3 एम्पियर इसमें भी जाएगा, तो इसका सही उत्तर 3 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। अगर समांतर क्रम में पूछेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इस श्रेणी क्रम में क्या हो गया आपको धारा समान, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, उसमें वोल्टेज समान हो जाएगा, ठीक ना। समांतर क्रम में वोल्टेज समान हो जाएगा और श्रेणी क्रम में ये आपको धारा समान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। तो सही कथन हमको चुनना है, ठीक। तो देखिए पहला कथन का है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही बात है, पदार्थ की प्रकृति क्या है नहीं है उस पर ये निर्भर करते हैं, तो एक तो सही है, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, देखिए आगे क्या करा है कि 2 नंबर में कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के स्वतंत्र होती है, ठीक है। ये स्वतंत्र यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता ही नहीं है, ये प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर सिर्फ करता है, इनसे स्वतंत्र नहीं होता है, तो 2 भी सही है। 3 में कहा है कि एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है, नहीं गलत है,
शुद्ध धातु जो होगी मिश्र धातु से प्रतिरोधकता उसका कम होगा, ठीक ना। ये आपको गलत दिया हुआ है, यानी कि 1 और 2 केवल सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए कोई भी पदार्थ है उसका प्रतिरोधकता देखिए किस किस पर निर्भर करता है, तो ये पदार्थ के जो है कितना तापमान है पदार्थ का जो है कितना टेम्परेचर है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद जो है पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है, यानी कि पदार्थ किस चीज़ का है, सोना का है या चांदी का है या तांबा का है या एल्युमिनियम का है, किस चीज़ का है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है उसका प्रतिरोधकता, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है C6H10 यौगिकों का अगला समजातीय श्रेणी। देखिए कोई भी समजातीय श्रेणी है जो है, यानी कि समजातीय सार्वजनिक श्रेणी का जो होता है 2 क्रमागत यौगिक होता है ना, उसके बीच जो है आपको CH2 का अंतर होता है, ठीक ना, CH2 का। अब देखिए हमको कितना है, तो C6H10 है, ठीक। इसमें हमको CH2 का अंतर होता है, तो CH2 जोड़ देंगे तो अगला क्रम आ जाएगा। यानी कि कार्बन 6 हो, यहाँ कार्बन 1 हो, तो टोटल कितना हो जाएगा, कार्बन 7 को, यानी कि C7 और H देखिए यहाँ 10 को है तो यहाँ और 2 है, तो यानी कि H12 हो, यानी कि C7H12 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। देखिए परावर्तन जो है सभी दर्पण पर होता है, ठीक है, कि अवतल दर्पण में भी परावर्तन का वही नियम लगेगा, उत्तल दर्पण में भी वही लगेगा और समतल दर्पण में वही लगेगा। देखिए परावर्तन का नियम कहता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। परावर्तन का 2 नियम है, ठीक है। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि परावर्तित किरण है, अभिलंब है और आपतित किरण है, तीनों एक ही तल पर होगा, ठीक है। देखिए एक तल है जो कि समतल दर्पण हम लेते हैं, ठीक है, ये समतल दर्पण है, इसका एक अभिलंब है और ये देखिए आपतित किरण है, ठीक है। ये कौन सा किरण है, तो ये आपतित किरण है और ये है आपको परावर्तित किरण। ये कौन सा है, तो परावर्तित किरण है। देखिए पहला क्या कहता है कि परावर्तन का नियम कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल पर होता है, यानी कि ये आपतित किरण ये हुआ, ये परावर्तित किरण ये अभिलंब गया, तीनों देखिए एक ही तल पर है, इसी तल पर, तो ये सही है, इनकी ये भी एक है। अब देखिए दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण, ये आपतन कोण जो होता है जया, यानी कि कोण आई इसको कहते हैं, तो इंसिडेंस रे, और अपवर्तन कोण जो होता है ये कोण आर, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये भी जो है आपको परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक। तो यानी कि क्या हुआ कि परावर्तन नियम किस दर्पण के लिए सत्य है, तो तीनों के लिए 1 2 3 किस ऑप्शन में दिया है, 1 2 3, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक जरूर दें। अगर कुछ वीडियो में आपको कमी लग गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे साइंस 2025 के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।